हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। तो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का जो एग्ज़ाम हम लोग का होने वाला है ये 19/9 को होने वाला है। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लेके आए हैं और इसमें हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रुप ए वाले सेक्शन में आते हैं। ग्रुप ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन आपका फर्स्ट इसमें स्टार्ट होता है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन जनरल। तो बोला है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्यूरेसी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पूरे एक्यूरेटली के साथ किसी मेजरमेंट को मेज़र करता है तो वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक है। प्रिसीजन में क्या होता है कि प्रिसीजन में आपका ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू जो आपने मेज़र किया वो ट्रू वैल्यू के आसपास, ट्रू वैल्यू के पास ही हो। प्रिसीजन आपका ट्रू वैल्यू से दूर भी हो सकता है। जैसे कोई वैल्यू यहाँ पे है और प्रिसीजन मान लेते हैं कि आपने कुछ क्वांटिटी मेजर किया और ये सारे एक साथ आ गए, तो ये सारे वैल्यू को बोलेंगे कि सारे प्रिसाइज है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, यानी ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और यहाँ पे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है? अगर स्मॉल डिफरेंस को भी, स्मॉल डेविएशन को भी सेंस कर ले तो उस एबिलिटी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। उसके बाद है रिपीटेबिलिटी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगला चलते हैं सेकेंड वाले पे, सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बोला है कि सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी और रेंज में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट रिलेशनशिप, दूसरा इनवर्स, तीसरा नो रिलेशनशिप, चौथा नॉन ऑफ द एबव। तो हमारा जो सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेंज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेंज। तो रेंज के हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इन्वर्सली रिलेशनशिप। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। थर्ड क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक एरर आर डैश डैश करके दिया है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? पहला बोला है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा है रेगुलर रिपीटेटिव इन नेचर, तीसरा नॉन एरर, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुलर रिपीटेटिव इन नेचर। यानी सिस्टमैटिक एरर जो है वो नियमित दोहराव प्रकृति के कारण होता है, यानी रेगुलरली रिपीटिव इन नेचर। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म एट सरफेस ऑफ स्लिप गेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। The thickness of oil film at the surface of slip gauge is of the order of। तो इसका पहला ऑप्शन है 0.005 माइक्रोन, दूसरा है 0.1 माइक्रोन, तीसरा 1 माइक्रोन, चौथा 10 माइक्रोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा 0.005 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, Which of the following is not provided on combination set। तो कॉम्बिनेशन सेट में हम क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्या प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट में हम बर्नियर स्केल का यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्नियर स्केल। नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्कुलर स्केल ऑफ अ माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन। सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन। तो बोला है कि सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर के ऊपर क्या मार्क किया जाता है, तो उसके ऊपर लगा होता है थिम्बल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, थिम्बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ फिलर गेज इज यूज टू चेक। यानी हम फिलर गेज का यूज किस चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला रेडियस है तो रेडियस नहीं होगा, स्क्रू पिच ये भी नहीं होगा, सरफेस रफनेस ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थिकनेस ऑफ क्लियरेंस।
यानी हम थिकनेस मापने के लिए फीलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस इज मेजर्ड बाय। फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस इज मेजर बाय, यानी किसी सरफेस का फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो कोलिमेटर। ऑटो कोलिमेटर से हम क्या करते हैं, किसी सरफेस का फ्लैटनेस या स्ट्रेसनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, साइन बार इज अवॉइडेड फॉर एंगुलर मेजरमेंट ऑफ डैश डैश, यानी कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जिसमें साइन बार उसको मेजर नहीं कर सकता। तो 30 डिग्री मेजर कर सकता है, 25 भी मेजर कर सकता है, 45 भी मेजर कर सकता है। साइन बार जो होता है, साइन बार इसका यूज हम 45 डिग्री या उससे कम एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। तो देखिए ये 74 जो है 45 से ज़्यादा है, तो यानी इसको मेजर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसमें क्या पूछा था, साइन बार इज अवॉइडेड फॉर एंगुलर मेजरमेंट, यानी किसको साइन बार मेजर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी 74 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन एज 10, यहाँ पे देखिए कैसा डायमेंशन दिया है, 10.6 प्लस 0.01 माइनस 0.01 mm इज केस ऑफ। तो कौन सा केस है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट निकाल लेते हैं। तो अपर लिमिट निकालने के लिए ये जो हमारा है 10.6 इसको लिखेंगे और अपर वाला जो प्लस का पार्ट है उसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10.61 mm। और अगर लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो 10.6 तो लेंगे और लोअर में क्या है माइनस 0.01, तो इसको माइनस करेंगे तो 10.59 mm आपका लोअर लिमिट आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम टॉलरेंस निकाल लेते हैं। टॉलरेंस, तो टॉलरेंस क्या होता है, अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, अब टॉलरेंस का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 10.61 माइनस लोअर लिमिट कितना है 10.59, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा आपका 0.02। ये आपका टॉलरेंस आया। बट हमसे पूछा क्या है कि वो यूनिलेटरल होगा, बाईलेटरल होगा, या लिमिटिंग टॉलरेंस होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा, ये पूछा है। तो देखिए टॉलरेंस समझने का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मान लेते हैं आप टॉलरेंस को पता करना चाहते हैं कि कौन से टाइप का टॉलरेंस है, तो ये जो डाटा दे रखा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है हमको, ये 10.6 ऊपर में प्लस 0.0 और नीचे में माइनस 0.0। तो अगर आपको यूनिलेटरल टॉलरेंस है तो उसमें केवल प्लस प्लस होगा, और अगर आपका या माइनस माइनस होगा। यूनिलेटरल टॉलरेंस में केवल प्लस प्लस हो सकता है या केवल माइनस माइनस, लेकिन बाईलेटरल टॉलरेंस है तो उसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि यूनिलेटरल टॉलरेंस को कभी ऐसा भी लिखा जाता है 10.6 प्लस 0.00 और यहाँ पे माइनस 0.01, तो ये भी यूनिलेटरल है, क्योंकि देखिए ये जीरो है, तो जीरो को आप प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए, उससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये प्लस लिख के फंसाता है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि 0.00 है तो उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि ये प्लस है तो इसको माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, तो दोनों माइनस माइनस होगा, यानी वो यूनिलेटरल होगा। लेकिन अगर ये वाला केस देखेंगे जो इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या है मेरा 10.6 प्लस माइनस 0.01, तो 0.01 है, यानी जीरो से ज़्यादा है और प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस के साथ है तो कौन सा होगा बाईलेटरल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन होल बेसिस सिस्टम बेस साइज इज इक्वल टू। एक होल बेसिस सिस्टम में बेस साइज किसके इक्वल होता है, तो मिनिमम होल साइज के इक्वल होता है, मिनिमम होल साइज। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, द आउटपुट स्टेज ऑफ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम में कंप्राइज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर। डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है थर्ड, द मेजरिंग टिप ऑफ अ कंपैरेटर फॉर जनरल यूज शुड बी, यानी कि कंपैरेटर का जो मेजरिंग टूट होना चाहिए जनरल यूज के लिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका स्फेरिकल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 15th नंबर क्वेश्चन है, 14th नंबर, द CLA वैल्यू इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो CLA का आपका फुल नेम जो होता है CLA का, वो होता है सेंटर लाइन एवरेज, सेंटर लाइन एवरेज। तो ये जो सेंटर लाइन एवरेज है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन कॉज स्ट्रेन गेज रेसिस्टेंस टू। तो बोला है कि कंप्रेसिव स्ट्रेन कब होगा, जब मतलब स्ट्रेन गेज का रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तब या इंक्रीज करेगा तब। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कब कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ रोटामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल एरिया। रोटामीटर जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल ऑफ एरिया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे, इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर आर डिवाइडेड इनटू। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से उसको जान लेते हैं। तो इसमें पहला होता है रेसिस्टिव हाइग्रोमीटर और दूसरा होता है कैपेसिटिव हाइग्रोमीटर। तो ये दो टाइप के हाइग्रोमीटर होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। तो देखिए आपने पढ़ा भी होगा, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ क्या है, यहाँ पे स्फिगोमैनोमीटर का यूज करते हैं हम लोग, जिससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। एक समान व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर रहना चाहिए 120/80 रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ फ्लोट्स में बी यूज इन फ्लोट टाइप लेवल इंडिकेटर। तो हॉलो स्फेयर भी होता है, सिलेंड्रिकल शेप भी होता है, डिस्क शेप भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। हाइड्रोमीटर का हम यूज किसको डिटरमाइन के लिए करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं लिक्विड का। तो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो हम लिक्विड का करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ना कि बी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका हमने डिस्कस किया। आप देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए। तो अब हम आते हैं ग्रुप बी में और ग्रुप बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला है प्रिसीजन क्या है और दूसरा सेंसिटिविटी। तो प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन का डिफिनेशन क्या होता है, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यानी प्रिसीजन इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेजरिंग प्रोसेस। एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रिसीजन जो आपका है, प्रिसीजन indicates the degree of responsibility in the measuring process, यानी प्रिसीजन हमको क्या इंडिकेट करता है, मेजरिंग प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर करता है। जैसे मेरे पास कोई ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ये मेरा क्या है, एक ट्रू वैल्यू है। अब आपने क्या किया, जब आपने मेजर किया तो ये आपने यहाँ पे मेजर कर दिया। मान लेते हैं कि बहुत सारे वैल्यू को आपने यहीं तक मेजर कर लिया, आप एक्यूरेट के पास नहीं पहुँचे, ट्रू के पास नहीं पहुँचे। तो जब ये सारे मेजर्ड वैल्यू एक साथ में हो और एक पास में हो, तो बोलेंगे कि ये सारे वैल्यू क्या है, प्रेसाइज है। यानी ये सारे वैल्यू क्या है, प्रेसाइज है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसाइज जो है वो एक्यूरेट ही होगा।
ठीक है। तो यानी प्रिसीजन जो होता है वो सेवरल वैल्यू एक साथ अगर अटैच हो तो वो बोलते हैं वो प्रिसाइज है। अगला है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में स्मॉल डेविएशन हो रहा है तो उसके डिटेक्ट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, रैंडम का मतलब समझ रहे हैं कि जो अचानक से हो जाए, और सिस्टमैटिक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट के कारण हो, या कैलिब्रेशन एरर के कारण हो, या एम्बिएंट कंडीशन के कारण हो। यानी मान सकते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है वो समय से चलने के बाद उसमें क्या आ गया, कुछ डिफेक्ट आ गया, तो उसके कारण सिस्टमैटिक एरर आ सकता है, या मौसम के कारण कुछ आप में सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। तो इस तरह से आप डिफाइन इसको कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है तो। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू कॉइल सेल्फ इंडक्शन ट्रांसड्यूर इन ब्रीफ। तो टू कॉइल सेल्फ इंडक्शन ट्रांसड्यूर का हम सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। अब टू कॉइल बोला है, इसमें दो कॉइल होते हैं, ये एक कॉइल इस आर्म पे होगा और एक कॉइल आपका इस आर्म पे होगा। यहाँ पे आपका क्या है, आर्मेचर मोमेंट है ये इसका फिगर है कुछ इस टाइप का। ये सर्किट स्टेज 2 है और ये सर्किट स्टेज 1 है। अब बीच में इसके एयर गैप छोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या रहता है, एयर गैप। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, तो टू कॉइल सेल्फ इंडक्शन में हम म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा कि अगर एक बार में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स से वो दूसरे कॉइल के पास जाएगा, और उसके फ्लक्स के बार बार मूव करने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा। तो इसी प्रोसेस पे ये हमारा क्या वर्क करता है, टू कॉइल सेल्फ इंडक्शन ट्रांसड्यूर वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका और इसका पार्ट, डिस्क्राइब 3 एलिमेंट स्ट्रेन गेज रोसेट इन ब्रीफ। तो बोला है कि स्ट्रेन गेज रोसेट के 3 एलिमेंट को डिफाइन करें। तो पहला तो आप जान लेते हैं कि स्ट्रेन गेज रोसेट क्या होता है। तो स्ट्रेन गेज रोसेट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 और 3 क्लोजली पॉजिटिव पोजिशनर स्ट्रेन गेजेस। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास, आपने क्या किया, एक स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगाया, दूसरा स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगाया, तीसरा स्ट्रेन गेज यहाँ पे लगाया। तो अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन गेज रोसेट। यानी कि दो या दो से ज़्यादा, दो या तीन अगर आप स्ट्रेन गेज का यूज़ करके किसी मेजरमेंट को अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन गेज रोसेट। अब इसके 3 एलिमेंट के बारे में बताते हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट आपका क्या है, सबस्ट्रेस है, सबस्ट्रेट। दूसरा एलिमेंट आप बोल सकते हैं स्ट्रेन गेज ही है, क्योंकि देखिए इसमें स्ट्रेन गेज का तो यूज हो ही रहा है, स्ट्रेन गेज, ये स्ट्रेन गेज है। और तीसरा आपका यूज होता है अधेसिव। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, हम फिर से बता देते हैं आपको। पहला एलिमेंट जो इसमें होगा सेंसिटिव ग्रिड होगा, सेंसिटिव ग्रिड। दूसरा जो होगा इसमें बेस होगा, और तीसरा होगा कवरिंग लेयर, कवरिंग लेयर। तो ये 3 एलिमेंट आप इसमें लिख सकते हैं। और एक और एलिमेंट होता है लीड वायर भी इसमें लगा होता है, तो आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये थर्ड का और वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर बिटवीन क्लियरेंस फिट एंड इंटरफ्रेंस फिट। तो इसको थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं कि क्लियरेंस फिट क्या है और इंटरफ्रेंस फिट क्या है। तो हम सबसे पहले एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, क्लियरेंस फिट, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं इंटरफ्रेंस फिट।
इंटरफेरेंस फिट। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो क्लियरेंस जो फिट जो होता है वो आपका स्लाइटली फिट होता है। यहाँ पे हम इसको इसे लिख देते हैं। पहला इसमें ये स्लाइड फिट होता है, स्लाइड फिट होता है। और ये आपका जो इंटरफेरेंस फिट है ये फोर्स फिट होता है, फोर्स फिट। दूसरा इसमें लिख लेते हैं कि ये जो हमारा होता है क्लियरेंस फिट जो हमारा होता है ये इजी फिट होता है, इजी फिट होता है। और ये आपका इंटरफेरेंस फिट जो होता है ये टाइट फिट होता है, टाइट फिट। और भी आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चार आप डिफरेंस लिख सकते हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें और वाला पार्ट। डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। देखिए यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का आपको डिस्क्राइब करना है उसको। तो बेवल प्रोटेक्टर क्या है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर से हम क्या मेजर करते हैं? एंगल मेजर करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर आपने देखा भी होगा जो कुछ इस टाइप का होता है। हम थोड़े से बता देते हैं इसको, कुछ इस टाइप का ही होता है मेरा शायद। कुछ इस टाइप का आपका बेवल प्रोटेक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं। तो आपको बेवल प्रोटेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल और उसको डिस्क्राइब कर देना है अच्छे से। तो आपका इस तरह से ये हो जाएगा बेवल प्रोटेक्टर का। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है तो उसके कंपोनेंट को भी आप नाम लिख दीजिएगा और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है? डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको डिस्क्राइब करना है, यानी किस तरह से वर्क करता है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर का हम यूज किस लिए करते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? टेम्परेचर मेजर करते हैं। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ये ब्राइटनेस कंपैरिजन पे। ये प्रिंसिपल जो इसमें है, जो प्रिंसिपल इसमें यूज हुआ है उस प्रिंसिपल का नाम है आपका ब्राइटनेस कंपैरिजन। ब्राइटनेस कंपैरिजन पे हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है राइट 4 डिफरेंस बिटवीन रोटामीटर एंड टरबाइन मीटर। तो टरबाइन मीटर और रोटामीटर में 4 डिफरेंस आपको लिखने हैं। तो आपका सबसे पहले रोटामीटर पता होना चाहिए, रोटामीटर क्या है, और टरबाइन मीटर भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या चीज़ है। तो देखिए रोटामीटर जो आपका है ये क्या कैलकुलेट करता है? फ्लो रेट ऑफ मीडियम थ्रू एनुलर गैप between float and conical pipe। तो रोटामीटर क्या है? वो मेजर करता है फ्लो रेट ऑफ मीडियम थ्रू एनुलर गैप बिटवीन फ्लोट एंड कोनिकल पाइप। और दूसरा टरबाइन मीटर क्या है? ये भी फ्लो रेट ही मेजर करता है। ये भी क्या मेजर करता है? फ्लो रेट। बट ये कैसे मेजर करता है? रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी के हेल्प से ये मेजर करता है आपका फ्लो रेट। तो इस तरह से आप 4 डिफरेंसेस में डिफाइन कर सकते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन फॉलोइंग गियर्स एरर। पहला है बैकलॉस और दूसरा है रनआउट। तो देखिए बैकलॉस एरर क्या है? गियर में बहुत सारे टाइप्स के एरर होते हैं। तो बैकलॉस एरर क्या है? जब गियर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, जब गियर अपना मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसको उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं उसका डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एरर आता है उसको बोलते हैं बैकलॉस एरर। उसके बाद है रनआउट। तो रनआउट क्या है? तो रनआउट में आप लिख सकते हैं कि द
inaccuracy the inaccuracy in radial location the inaccuracy in radial location of gear teeth with reference to the pitch circle तो क्या होगा द इनएक्यूरेसी इन रेडियल लोकेशन गियर टीथ विथ रेफरेंस टू द पिच सर्कल इज कॉल्ड रन आउट। अगला है डिस्क्राइब प्रोसीड्यूर एनालिटिकल इंस्पेक्शन। तो एनालिटिकल इंस्पेक्शन का प्रोसेस आपको लिखना है, तो आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं ग्रुप सी वाले में। तो ग्रुप सी वाले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपैरेटर। तो कंपैरेटर के 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है। तो देखिए कंपैरेटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कंपैरेटर जो होता है हाई मैग्नीफाइड होता है, हाई मैग्नीफाइड पहला हो गया। दूसरा कि जल्दी रिजल्ट दे देता है, यानी क्विक रिजल्ट हम लोग को प्रोवाइड कर देता है, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कि रोबस्ट इन डिजाइन, यानी डिजाइन करने में इजी है। और चौथा वाइड रेंज मेजरमेंट करने के लिए भी हम कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं। पांचवा में लिख सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम वियर एंड टीयर का प्रॉब्लम आता है, यानी इसमें टूट फाट का प्रॉब्लम बहुत कम होता है। और छठा में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर यूज ऑफ सुटेबिलिटी, यानी कि इसको सुटेबल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये 6 कैरेक्टर्स आप लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका और वाला पार्ट, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेलर सरफेस रफनेस टेस्टर, यानी टेलर सरफेस रफनेस टेस्टर को आपको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए टेलर सरफेस रफनेस टेस्टर जो है वो रफनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि टेलर सरफेस रफनेस टेस्टर है, तो इसका हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सरफेस को मेजर करने के लिए टेलर सरफेस रफनेस टेस्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो आप इसका फिगर बना के और उसका डिस्क्राइब कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट आपको वर्किंग प्रिंसिपल के साथ लिखना होगा, तो ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइंड इंटरचेंजेबिलिटी विथ एग्जांपल, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। तो देखिए इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, इसका यूज हम मास प्रोडक्शन में करते हैं, मास प्रोडक्शन में। तो इसको आपको डिफाइन करना है विथ एग्जांपल के साथ, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी के एडवांटेज को आपको बताना है। अगला है इसमें और वाला पार्ट जो न्यूमेरिकल टाइप का है, इफ द साइज ऑफ शाफ्ट इज इतना, कैलकुलेट बेसिक साइज, हायर लिमिट, लोअर लिमिट एंड टॉलरेंस ऑफ द शाफ्ट। तो पहला देखिए क्या बोला है, बेसिक साइज। तो ये आपका 60 जो है वो बेसिक साइज है। बेसिक साइज आपका क्या है, बेसिक साइज ये आपका क्या है 60 है। अब बोला है हायर लिमिट, तो हायर लिमिट कैसे निकालते हैं, हायर लिमिट अगर आपको निकालना है तो ये जो प्लस वाला वैल्यू इसमें ऐड करना है। तो 60 प्लस में कौन सा वैल्यू है 0.02, इसको ऐड करेंगे तो 60.02 आपका क्या हो जाएगा, हायर लिमिट हो जाएगा। उसके बाद बोला है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो 60 बेस लेंगे और जो माइनस में होगा -0.03, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 59.97 mm। तो ये लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद बोला है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस कैसे निकालेंगे, टॉलरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, यानी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। हायर लिमिट कितना है 60.02 माइनस लोअर लिमिट कितना है 59.97, इसको माइनस करते हैं 60.02 माइनस 59.97, तो ये आ रहा है मेरा कितना 0.05 mm आपका टॉलरेंस आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलबीडीटी। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं एलबीडीटी का मतलब क्या है। तो एलबीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो अब इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज आप लिख सकते हैं कि ये हाई एक्यूरेसी देता है। एडवांटेज में अगर आप लिखना चाहें तो ये हाई एक्यूरेसी होता है, कंस्ट्रक्शन इसका इजी होता है, और ये नॉन कॉन्टेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉन कॉन्टेक्ट मेजरमेंट करता है। डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हैं कि ये लिमिटेड मेजरमेंट करता है, यानी कि इसके पास लिमिट रहता है, एक रेंज में ही मेजर कर पाता है। इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट, डिसएडवांटेज में इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, और इसका रेजोल्यूशन होता है जो लिमिटेड होता है। रेजोल्यूशन यानी रेजोल्यूशन जो इसका होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो इस तरह से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। 9 का और वाला पार्ट देख लेते हैं। विथ नेट स्केच एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि रेसिस्टेंस थर्मोमीटर होता क्या है। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। कहाँ गया ये रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो देखिए रेसिस्टेंस थर्मोमीटर क्या मेजर करता है। रेसिस्टेंस थर्मोमीटर मेजर द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर विथ टेम्परेचर, यानी चेंज इन रेसिस्टेंस टेम्परेचर, चेंज इन रेसिस्टेंस को मेजर करता है। उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा आपका, हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होगा आपका। ये कुछ कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होगा। ये लीड, ये अंदर में ये आपका लीड है, और ये सेंसिटिव एलिमेंट है, ये आपका हेथ है, और ये आपका कनेक्टिंग लीड है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जिसको आप फिगर बना के डिस्क्राइब कर देंगे, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 9th का और पार्ट। 10th का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द IS स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर फॉर अलाइनमेंट टेस्टिंग मशीन टूल। तो अलाइनमेंट टेस्टिंग मशीन टूल के लिए IS स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर को आपको लिखना है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला है डिस्क्राइब द इंडिकेटर मेथड ऑफ स्क्वायरनेस टेस्टिंग, यानी स्क्वायरनेस टेस्टिंग के लिए इंडिकेटर मेथड को डिस्क्राइब करें। मतलब कोई मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, वो कितना स्क्वायरनेस है उसको पता करने के लिए हम उसको उसका जो मेथड है, इंडिकेटर मेथड है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक डायनामीटर विथ नेट स्केच। तो देखिए सबसे पहले डायनामीटर की बात आती है। तो डायनामीटर हमेशा क्या मेजर करता है, ब्रेक पावर को मेजर करता है या टॉर्क को मेजर करता है। क्या मेजर करता है डायनामीटर, टॉर्क को मेजर करता है। तो हम हाइड्रोलिक डायनामीटर का मतलब हुआ कि उसमें हम लोग एज ए मीडियम क्या यूज़ करेंगे, फ्लूइड यूज करेंगे, यानी कि वाटर यूज कर सकते हैं या ऑयल यूज कर सकते हैं। जनरली हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है, तो इसमें वाटर के हेल्प से डायनामीटर जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक डायनामीटर, जिसमें वाटर के हेल्प से हम पावर या टॉर्क को मेजर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, प्रोनी ब्रेक, प्रोविंग रिंग एंड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है, प्रोविंग रिंग क्या है, और प्रोनी ब्रेक क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो प्रोनी ब्रेक भी आपका ब्रेक पावर मेजर करता है, ब्रेक पावर, तो इसको यूज करते हैं हम ब्रेक पावर मेजर करने के लिए। अब प्रोविंग रिंग क्या है इसको बता। तो प्रोविंग रिंग का हम लोग यूज करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए। अगर हम प्रोनी ब्रेक का यूज करें तो ब्रेक पावर मेजर करेंगे, प्रोविंग रिंग का यूज करें तो फोर्स मेजर करें। और कैलिब्रेशन का मतलब हुआ कि कोई भी आपके पास मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो ज़्यादा समय के लिए चलता है तो हम बीच बीच में उसको चेक करते रहते हैं कि उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं आया या उसके मेजरमेंट में कोई अनएक्यूरेट तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम बार बार उसको चेक करते हैं। तो इस बार बार चेक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन।
तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि मेजरमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी सेमेस्टर 4 डिप्लोमा एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सारे क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।